तो आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। इसके जो कोर टॉपिक्स हैं वो आपके न्यूक्लियर रेडिएशन है, विल्सन क्लाउड चैम्बर है, गीगर काउंटर है और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। सबसे पहले तो हमें बेसिक ऑफ एटम से स्टार्ट करना है, जो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। काफ़ी डिटेल के अंदर आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स के अंदर मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, लेकिन जस्ट रिकॉल है आपके लिए, ठीक है। और आखिर में विल्सन क्लाउड चैम्बर है, वो जो उसकी डिटेल वर्किंग वगैरह वो आपने नोट डाउन कर दी। स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट्स एंड एटम्स। आप सब जानते हैं कि जो आपका एटम होता है, ठीक है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। वो 3 चीज़ें, वो 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक है आपका पार्टिकल प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको बताया गया कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसके मुताबिक, और नील बोहर ने इसे और इनहेंस किया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज की वैल्यू होती है प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों की सेम होती है। दैट इज़ आप जानते भी हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। डिफरेंस क्या होता है इनका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इंतहाई कम होता है, 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg, ठीक है। जो मास न्यूट्रॉन का होता है वो सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, स्लाइड सा डिफरेंस होता है पॉइंट्स के अंदर, बस डेसिमल के अंदर। बाकी उस हिसाब से जो है वैल्यू -27 ही होती है। तो ये एक एटम जो है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक मॉडल ऑफ एटम के अंदर हम जानते हैं कि आपका जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। कैसे होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, Na की, तो Na आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है या प्रोटॉन रखता है वो कितने? 11 है। और इसका जो मास नंबर है वो 23 है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर हो दोनों में से, याद रहे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इसीलिए वो न्यूट्रल एटम कहलाता है। जैसा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये आपका न्यूट्रल एटम कहलाएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम है, एक की पॉजिटिव में और दूसरे की नेगेटिव में। जबकि अगर हम बात करने के लिए जाएं किसकी, एक मिनट। अब जो आपका एक न्यूट्रल एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके क्या हो गए? सेम हो गए। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर में से, जो भी आपका मास नंबर है उसमें से माइनस करना होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और मास नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम 23 को अगर माइनस करें 11 से, क्या जवाब आएगा? 12। तो इसका मतलब 12 जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं सोडियम के पास। लेकिन न्यूट्रॉन के ज़्यादा या कम होने से इसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये न्यूट्रल एटम था, ये न्यूट्रल एटम ही रहेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की शफलिंग होती है तो उस
की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ Na+1 की, तो ये एक ऐसा एटम है, एक ऐसा आयन है, इसको आयन कहेंगे ना, एक ऐसा आयन है जो +1 चार्ज रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास 11 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तभी +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है तो प्लस का चार्ज आएगा। जबकि आप सब जानते हैं क्लोरीन पे नेगेटिव का चार्ज आता है। उसकी वजह क्या होती है कि क्लोरीन जो है वो 17+1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सही है, जबकि 17 उसके पास प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो एक गेन करता है तो इसलिए उसके ऊपर -1 का चार्ज आता है। तो +1 -1 का चार्ज इलेक्ट्रॉन की शफलिंग की वजह से आता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, उसका जो न्यूट्रल एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में जो आपका एटॉमिक नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक्चुअल में उस एलिमेंट को डिटरमाइन करने का तरीका है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 20 एटॉमिक नंबर है, तो पीरियोडिक टेबल में 20 एटॉमिक नंबर का आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ 20 वैसे किसका एटॉमिक नंबर है बाय द वे, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि मास नंबर की बात करें तो मास नंबर वेरी कर सकता है, और मास नंबर के वेरी करने से ही आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने आता है। आइसोटोप्स आपके क्या होते हैं? अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिससे वो एलिमेंट चेंज नहीं होता, बट चेंज क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर जो है वो उनका चेंज हो जाता है, तो वो उसी एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं, क्योंकि जब तक एटॉमिक नंबर सेम है वो सेम एटम ही, सेम एलिमेंट ही कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन की मिसाल ले लेते हैं। हाइड्रोजन जो है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक उसका इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ये और ये दोनों आपके हाइड्रोजन ही कहलाएंगे, क्योंकि उस दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है। इसी तरह अगर मैं तीसरा ड्रॉ कर लूँ, एक प्लस के साथ 2 न्यूट्रॉन, तो ये भी आपका हाइड्रोजन ही कहलाएगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन के बहरूप कहलाएंगे, यानी कि आइसोटोप्स कहलाएंगे। ये एक्चुअल हाइड्रोजन नहीं है, इनके अंदर न्यूट्रॉन का इजाफा हुआ है, या हम ये कह लें कि इसके अंदर से इसके अंदर कमी हुई हुई है। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के बहरूप होते हैं, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से एलिमेंट तो वही होता है, लेकिन अंदर से उनके न्यूट्रॉन की चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं। जैसे हैवी वाटर की मिसाल है, आपका जो सिंपल वाटर है वो आपका H2O होता है, जो हैवी वाटर है वो D2O होता है। डी आपका क्या है? डी आपका हाइड्रोजन ही है, लेकिन ड्यूट्रियम, ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल वरीशा सही कह रही है। ड्यूट्रियम और ट्राइटियम जो आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, बल्कि चैप्टर नंबर 2 में लास्ट के अंदर, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स बनना भी एक रीज़न है। सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही हैं, ठीक है ना? तो ये आपका एक न्यूट्रल एटम का मॉडल है। अब क्या होता है? अब होता ये है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, अब देखो रीज़न क्या है, वो अनस्टेबल क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात करते हैं। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जो कि डिस्टर्ब होता है, यूँ सपोज करते हैं, और वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको खाना खिलाया जाए और बहुत सारा खिला दिया जाए, आपका पेट भर जाए, फिर भी आपको खिला दिया जाए, फिर भी आपको खिला दिया जाए, फिर क्या होगा? फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आप हो सकता है आप उल्टी करना शुरू कर दें। तो ये आपकी अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, आप अनस्टेबल हैं, ठीक है, तबीयत ख़राब है आपकी। तो एक न्यूक्लियस जो होता है, अगर वो न्यूक्लियस जो है, ठीक है,
उसके पास पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है, उसके पास न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और उसके पास एनर्जी मौजूद है, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी होती है, आपको किसका था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो ये अपने अंदर से किसी चीज़ को निकाल के बाहर फेंकता है। ये क्या करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीके। ये डीके करता है, अपने अंदर से चीज़ें निकाल के बाहर फेंकता है। ये इसलिए करता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी न्यूक्लियस अपने अंदर से पार्टिकल्स को एलिमिनेट करता है। अब वो जो पार्टिकल्स या फिर एनर्जी भी, समटाइम्स एनर्जी भी रिलीज करता है, या वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है एनर्जी, तो ये सब वो इसलिए करता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, एडजस्ट होना चाहता है, बिल्कुल ओके होना चाहता है, यूँ सपोज कर। तो इस वजह से वो एलिमेंट जो है वो क्या करता है, डिके करता है। ये जो डिके है ये आपका कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर रेडिएशन की, तो इसी से निकली है आपकी न्यूक्लियर रेडिएशन, जो कि क्या है कि जो प्रोसेस है आपका रेडियो एक्टिविटी का, जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट कर रहा होता है पार्टिकल्स और एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, पार्टिकल जो है वो अल्फा और बीटा पार्टिकल करता है। तो किस लिए करता है ये सब, इट जस्ट वांट टू बिकम स्टेबल। तो ये आपका, ये सब नोट नहीं करना है, ये बेसिक है, सब कुछ इतना आता नहीं है, पेपर में इतना बेसिक नहीं आता कभी, लेकिन ये कि जहाँ से आएगा मैं आपको बता दूंगा नोट करने के लिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टेबल होने के लिए कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर डीके कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में से डीके हो रहा था, न्यूक्लियस स्टेबल होने की करता है। और ये जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से होता है, जैसा कि आइसोटोप्स के अंदर ज़्यादातर आपको नज़र आएगा ये फिनोमेना, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियर रेडिएशन क्या है, वो जो न्यूक्लियस अपने में से चीज़ को निकालता है, वो रेडिएशन जो होती है वो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है। एक रेडिएशन आपने लाइट रेडिएशन भी सुनी है, देखो लाइट रेडिएशन का न्यूक्लियर रेडिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। लाइट की रेडिएशन तो इसलिए होती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा होता है ऑर्बिट्स के अंदर और एनर्जी रिलीज करता है, चैप्टर नंबर 18 के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन में आपका न्यूक्लियस अपने में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इमिट कर रहा होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, यानी कि इतने ख़तरनाक होते हैं कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, आपकी स्किन को जला सकते हैं, स्किन का कैंसर कर सकते हैं। और इवन गामा रेडिएशन तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। तो अब ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये क्या है, ये कुछ ख़ास रेडिएशन है जो आपका न्यूक्लियस इमिट करता है, न्यूक्लियस में से निकलती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें न्यूक्लियस में से निकल सकती हैं। नंबर वन, न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल का डीके हो सकता है। ये अल्फा पार्टिकल का डीके क्या है, एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास 100 प्रोटॉन है, और मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ 110 जो है वो न्यूट्रॉन है। अब ये क्या करता है, इनमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को निकाल देता है। किसे निकाल देता है, 2 प्रोटॉन को और 2 न्यूट्रॉन को। तो अब इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 प्रोटॉन को निकाल लिया है, तो अभी हो जाएंगे 98, और इसने क्योंकि 2 न्यूट्रॉन को भी निकाल दिया है तो हो जाएंगे 108। तो इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा और मास नंबर भी चेंज होगा, जो सम है दोनों का वो भी चेंज होगा। और इसमें से क्या निकलेंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के निकलने को हम अल्फा डीके बोलते हैं। इसमें से अल्फा डीके हुआ है, डीके मतलब एलिमिनेट हुआ है न्यूक्लियस में से, लीव करके गया, अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हीलियम है वो 8A ग्रुप का मेंबर है, और उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को भूल जाएं, ठीक है,
सिर्फ इसके न्यूक्लियस को देखें तो क्या है, इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यही अल्फा पार्टिकल है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है विच कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो एक्चुअल में 4 चीज़ें होती हैं, तो इसका अगर मास निकालेंगे तो 6.64 10⁻⁻27 kg आएगा, ये इसका मास है। ठीक है, ये अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो इसका चार्ज है, क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका चार्ज आपके पास +2 होता है। और अगर डायग्राम बनाए तो इसकी ये 2 हम मान लेते कि पॉजिटिव है और ये 2 मान लेते कि वो न्यूट्रल है। तो ये आपका क्या हो गया, हीलियम हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं जब ये डिके होता है किसी न्यूक्लियस में से। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल। दूसरी रेडिएशन जो मोस्ट कॉमन हमने ऑब्जर्व करी है वो है आपकी बीटा पार्टिकल की डिके। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस में से निकलता है। सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियस में तो नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है, तो ये जो है वो एक्चुअल में एक न्यूट्रल एटम होता है, जो कि यूँ सपोज कर ले, समझाने के लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ कि तो बीटा डीके जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन का डीके है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है कितना होता है, 9.11 10⁻31। और इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, और एक इलेक्ट्रॉन आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल शो कर सकते हैं। वेट कीजिए। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका बीटा डीके। तीसरे नंबर पे आती है आपकी गामा। गामा जो है वो कोई पार्टिकल नहीं है, गामा जो है वो आपकी रेडिएशन है। हाँ, ये घर में तो है, अब यहाँ पे कहाँ से तो गामा रेज जो है वो आपकी क्या है कि ये आपका एक फोटोन है जो कि एनर्जी का पैकेट होता है, आपने चैप्टर नंबर 17 के अंदर पढ़ा है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसका कोई मास भी नहीं होता, इट इज मासलेस एंड चार्जलेस। तो एक्चुअल में ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट्स है जो विजिबल नहीं है। लाइट तो खैर विजिबल रीजन में आती है, ये रेडिएशन आपकी विजिबल रीजन में नहीं होती। तीसरे नंबर पे आपका आता है न्यूट्रॉन का डीके, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपने डिस्कस नहीं करना। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर हम मज़ीद और डिटेल बनाएं तो स्पीड के एतबार से इनकी स्पीड जो होती है वो लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि ये हैवी पार्टिकल है, 2 पॉजिटिव है, 2 न्यूट्रल पार्टिकल साथ चल रहे हैं, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। अगर इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो वो भी लो होगी। पेनिट्रेट करने की सलाहियत कंपैरेटिवली इसकी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वही बात है, ये 2 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रल एटम से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है इतना हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं होगा। जबकि तीसरी जो प्रॉपर्टी है आयोनाइज, वो जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आयन बनाने की सलाहियत, उसका भी यहाँ पे स्किप करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका बीटा पार्टिकल। स्पीड जो है वो इसकी काफ़ी फास्ट होता है, पेनिट्रेटिंग पावर भी इसकी काफ़ी हाई होती है, और आयोनाइजेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे जो आती है गामा रेडिएशन, ये तो क्योंकि फास्ट मूविंग फोटोन है तो स्पीड के एतबार से इनका कोई मुकाबला नहीं है, दे आर वेरी फास्ट।
क्यों? क्योंकि ये है आपकी लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि इनकी स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या था कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट हम सेम लेते हैं, यानी कि इतनी कांस्टेंट वैल्यू है, इससे ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ नहीं मूव कर सकती। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। हमारी ह्यूमन स्किन में से तो आराम से पेनिट्रेट कर सकती है, इवन बोन्स को भी जाके डैमेज कर सकती है। हाईली पेनिट्रेटिंग होती है इनकी पावर। आयोनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जनरली अल्फा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि जब भी कोई एलिमेंट इंटीग्रेट करता है अल्फा पार्टिकल को, तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर चेंज आता है, ठीक है। ये फिलहाल चैप्टर नंबर 19 के अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बीटा पार्टिकल का डीके आता है तो भी उसके अंदर बहुत सारा चेंज आता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या है वो बीटा पार्टिकल की यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रैवल थ्रू मैटर दैट अल्फा पार्टिकल डू नॉट। ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, जहाँ से अल्फा पार्टिकल नहीं गुजर सकता ये गुजर जाते हैं। ऑनली रिलीज ड्यूरिंग सर्टेन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, पास ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से डीके होते हैं, और ये फास्ट मूविंग होते हैं। एक्चुअल में कहाँ से होते हैं? न्यूट्रॉन से होते हैं, कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है एक न्यूट्रॉन में से, और ये फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो डीके हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसलिए वो डीके हो जाता है। ईजिली गो थ्रू पेपर बट स्टॉप्ड बाय एल्युमिनियम और वुड, ये पेपर के तो बड़े आराम से अंदर से गुजर जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम और वुड में से नहीं गुजर सकते। लाइक अल्फा पार्टिकल दे आयोनाइज एटम विच स्लो देम डाउन, ये आयोनाइज करते हैं एटम। अच्छा, आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे आपकी गामा रेडिएशन है। गामा रेडिएशन की क्या बात करें कि वो तो सबसे ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। ये तो आपकी जो है वो कंक्रीट जो होती है ना, लीड जो होती है, उससे जो है जाके नहीं रुकती है, यानी कि आपकी बोन्स इसको रोकती है, लेकिन ये बोन्स को भी डैमेज कर देती है। देखो इसमें से भी दिखा रहे हैं कि किसी हद तक गुजर जाती है। पेपर से, एल्युमिनियम से, गोल्ड फॉइल से, इनमें से तो ये बड़े आराम से पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जनरली क्या होगा, 3 पार्टिकल होगा। एक होगी आपका एल्फा पार्टिकल, जो आपने याद करना है जब डीके होगा न्यूक्लियस में से। न्यूक्लियर रेडिएशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर रेडिएशन में जो डीके होगा वो कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल का डीके, नंबर 2 बीटा पार्टिकल का डीके, नंबर 3 गामा रेडिएशन का, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा भाई? किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? स्पीड, पेनिट्रेटिंग पावर, ये अगर हम कंपेयर करें तो देखो गामा रेडिएशन की स्पीड सबसे ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। बीटा पार्टिकल की दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल की लो है, क्योंकि ये एक मोटा हैवी पार्टिकल है, हर जगह पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसकी स्पीड भी इसलिए सुले के मोटा पार्टिकल है, ठीक है ना। बाकी जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो आयोनाइजेशन होती क्या है? सबसे पहले तो आपने ये समझना होगा आयोनाइजेशन क्या फिनोमेना है। आयन का बनना ही एक्चुअल में आयोनाइजेशन है। अगर मेरे पास एक एटम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, सपोज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, और बहुत सारे प्रोटॉन उसके पास मौजूद हैं, ठीक है। और ये एक न्यूट्रल एटम है, तो मान लेता हूँ कि ये न्यूट्रल एटम, यानी कि +4 का चार्ज है और -4 का चार्ज है, ठीक है। अब अगर किसी भी तरीके से समहाउ मैं ऐसा करूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट करा दूँ, ठीक है। ऐसा कराने के लिए कोई ना कोई तो इसके पास आएगा ना, जो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एलिमिनेट करेगा।
इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एलिमिनेट कराने में एनर्जी लगेगी, या कोई पार्टिकल आएगा जो उसको एलिमिनेट कराएगा। तो उसके बाद ये न्यूट्रल एटम से आयन बन जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +4 अपनी जगह पे है, -3 हो गया, तो जवाब क्या आएगा +1। इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। अभी आपका क्या बन गया, आयन बन गया। तो आयोनाइजेशन पावर यही होती है कि इन तीनों में से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन में से किसके पास किसी को आयन बनाने की सलाहियत सबसे ज़्यादा हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एक एटम को मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सबके लास्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर, एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में इसके, ये एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में इसके, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव और दो न्यूट्रल, ये क्या चीज़ बन गई आपका अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से गुजरेगा तो क्या करेगा, ये अल्फा पार्टिकल इसके, क्योंकि खुद पॉजिटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के किक आउट करने की कोशिश करेगा, ऑर्बिट से निकालने की कोशिश करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने की कोशिश करेगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन को किक आउट करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को किक आउट करेगा तो इनको आयन बना देगा। क्यों बना रहा है, क्योंकि ये जो दो पॉजिटिव यहाँ से गुजर रहे हैं इनके पास चार्ज है और ये चार्ज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन किक आउट हो जाएगा अपने ऑर्बिटल से। अल्फा पार्टिकल इसका मतलब आयन बना सकता है, इसके पास आयोनाइजेशन पावर है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये बीटा पार्टिकल आया जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इधर आता है तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को करते हैं रिपेल, और रिपेल करने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर सकता है ऑर्बिट से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किक आउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा पार्टिकल के पास भी आयन बनाने की सलाहियत मौजूद है, इसकी भी, इसके पास भी आयोनाइजेशन पावर है। तीसरे नंबर पे आते हैं आपकी गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन क्योंकि एनर्जी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और अचानक से एनर्जी यानी कि फोटोन का पैकेट आता है, गामा रेडिएशन मान लेते आती है, और वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिट से निकाल देगा। उस सूरत में भी क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स और एक आपकी रेडिएशन है, इन तीनों के पास आयन बनाने की सलाहियत मौजूद है। सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है। क्या ख्याल है आपका, इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कि अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है। रीज़न क्या देंगे आप इसका, अगर आपसे पूछ लिया जाए वाई अल्फा पार्टिकल इज हाईली आयोनाइज्ड। सीधी और आसान सी बात है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव और एनर्जी। दो पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी अच्छे से खींच सकते हैं, बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन किक आउट करे या एनर्जी किक आउट करे। तो दो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्योंकि खींच सकते हैं आराम से, तो इनके अंदर पॉसिबिलिटी है आयन बनाने की सबसे ज़्यादा सलाहियत है। तो ये बहुत स्लो थे, ये बहुत ही कम पेनिट्रेटिंग थे, लेकिन जहाँ आयन की बात आई तो आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे आपका बीटा है, और लास्ट में आपका क्या है, गामा रेडिएशन है। अब इतना सब हम पढ़ क्यों रहे, देखें, अगर
एक एक्सपेरिमेंट था, बॉक्स कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके अंदर क्या किया था, एक बिल्ली को और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक बॉक्स के अंदर रख दिया था। एक बिल्ली को, एक कैट थी, और आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक बॉक्स के अंदर रख दिया था। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक फिनोमेना था। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि ये जो बिल्ली अगर बॉक्स के अंदर रहेगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये मर जाएगी या ये ज़िंदा रहेगी। ये उस वक्त तक दोनों पॉसिबिलिटीज़ है बाकी हैं जब तक आप उस डब्बे को खोल के देखती नहीं। जैसे आपने डब्बे को खोल के देखा, उसमें से कोई एक सच हो जाएगी और एक झूठ हो जाएगी। तो जब तक डब्बा बंद है, दोनों पॉसिबिलिटी, कॉइन के दोनों तरफ जो है ना, आपके जीतने के चांसेस हैं। जैसे हेड और टेल है, आप कॉइन को उछालने वाले हैं, अभी तो दोनों ही बातें पॉसिबिलिटी है ना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, लेकिन एक बार रिजल्ट आ गया फिर फाइनल हो जाएगा। तो क्या वजह थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कैट को कंपेयर किया गया था? क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कैट के साथ रखा गया था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने में से डीके करेगा, कभी अल्फा डीके करेगा, कभी बीटा डीके करेगा, कभी गामा डीके करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल एटम होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा इसका। है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते ही उसे जो डीके करते हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा जब ये डिके करेगा तो वो जो रेडिएशन होगी जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, वो रेडिएशन पेनिट्रेट करेंगी जो कैट है उसकी बॉडी में। उसकी जल्द जल सकती है, 10 मसले उसके साथ हो सकते हैं, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अब जो है ये बात समझ में आई कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे लिए इंतहाई डेंजरस है, और हमें क्या पता हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये रेडिएशन हमें नज़र तो आएगी नहीं। ना अल्फा पार्टिकल हमें नज़र आएगा, ना बीटा पार्टिकल, ना गामा रेडिएशन, ठीक है ना। ये विजिबल नहीं है ह्यूमन आई के लिए, इंतहाई स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो अगर ये पार्टिकल कोई एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट कर रहा है, वो डिके कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये डब्बा खोला ही नहीं है, कैट के साथ क्या हुआ, इसका जवाब ये है कि अभी तक डब्बा नहीं खोला। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये नेट पे सर्च करना, क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ही हाई लेवल की फिजिक्स है। क्योंकि खोलेंगे तो कोई एक बात सच हो जाएगी ना, उन्होंने सच ही नहीं रखने, उन्होंने दोनों बात सपोज कर दी। ये किसी को भी खुश रखने का तरीका होता है, दोनों बातें कहो, जिसको जो अच्छी लगे। खैर बहरहाल, अब देखें, सपोज करो क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ ये सर्च करना, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, आपको समझ में आएगा। उसके अंदर कहते हैं कि जो इवेंट हो रहा है वो हो भी चुका है और नहीं भी हो रहा। ये पहले भी हो चुका है, जो आप कर रहे हैं आप इससे पहले कर चुके हैं, पॉसिबिलिटीज़ पहले बन चुकी है जो आप कर रहे हैं इस वक्त, या पहले हो चुकी है। इस तरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। खैर बहरहाल, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में डीके हो रहा है। अब सपोज़ करो, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। एक बार रुकिएगा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा जो है वो लेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और कौन सा है ही नहीं। जैसे हम इस वक्त एलिमेंट के बीच में तो घिरे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द क्या है, एलिमेंट है। ये आपका वुड एलिमेंट है, आपका प्लास्टिक एलिमेंट है, स्टील, हर चीज़ एलिमेंट। ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना हो। जैसे पहले कहते थे कि एक पेंट के अंदर कुछ इस्तेमाल होता था, बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, अब इसको चेंज करा, वो रेडियो एक्टिव उसके अंदर था एलिमेंट, तो वो ख़तरनाक था काफ़ी हद तक, धूप पड़ती थी तो वो रेडियो एक्टिव हो जाता था, ऐसा कुछ था। खैर बहरहाल, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम पहचानेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था CRT विल्सन, विल्सन क्लाउड चैम्बर के नाम से जाना जाता है। विल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया, विल्सन ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पाथ को डिटेक्ट करने के लिए आयोनाइजेशन का फिनोमेना यूज़ करा। क्या करा इसने? जैसे कि मिसाल के तौर पे समझाने के लिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, वैसे इसी से मिलता जुलता फिनोमेना है कि आपने करा, विल्सन ने क्या सोचा कि जो आपके अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स है, गामा आपकी रेडिएशंस है, ये रेडिएशन आयोनाइजेशन कर सकती है। तो अगर मैं इनको गुजारूं किसी हाईली सैचुरेटेड वेपर सॉल्यूशन से, जो कि फॉग की सूरत में क्रिएट हुआ हो, फॉग जैसे सर्दियों में क्रिएट हो जाती है ना धुंध, या फिर आपने कभी शीशे के ऊपर फूंक मारी हो, सही, और उसके बाद उसके ऊपर लिखा हो, तो किस तरह लिखते हैं आप, विजिबल हो जाता है ना बात।
तो वो कंडेंसेशन होती है, यानी कि वो ऐसा प्रोसेस होता है, हम उसको कहेंगे कि कूल डाउन करना होता है, अचानक से ठंडा करना होता है। अब बहुत ठंडी हवा फेंकते हैं ना, तो अचानक से ठंडा करना होता है, जिसकी वजह से जो होता है वहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाता है। तो इसने इसी फिनोमेना का यूज़ किया फॉग का। इसने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा धुंध होगी, वहाँ से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर गुजरेगा तो आयनाइजेशन करेगा तो फॉग बढ़ेगी, वहाँ पे पार्टिकल्स की कंजेशन और बढ़ेगी, तो वहाँ मोटा मोटा नज़र आएगा। सही, वहाँ पे कोई चीज़ डिफरेंस नज़र आएगा। सब जगह अगर एक जैसी फॉग है तो वहाँ पे कुछ अलग सी फॉग नज़र आएगी। इसके दिमाग में आया, इसके लिए इसने कंस्ट्रक्ट किया विल्सन क्लाउड चैम्बर। यहाँ से आपने इसको नोट डाउन करना है, डायग्राम पेपर में आएगी तो आपने बनानी है कि विल्सन क्लाउड ने एक चैम्बर बनाया, जो कि वर्डिंग वगैरह सब मैं इसकी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल आप देख लें कि एक जगह के ऊपर इसने रखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सोर्स है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। यहाँ से लाइट बीम को इंटर कराया ताकि अंदर जो है वो इतनी तेज़ रोशनी हो, एक ग्लास प्लेट में हम ऊपर से अगर देख रहे हो, यहाँ पे कैमरा रखे हम फोटोग्राफ ले रहे हो तो वो क्लियर हो। और यहाँ पर मॉइस्ट एयर यानी कि धुंध, सपोज करें फॉग मौजूद थी, और पिस्टन क्यों था, पिस्टन फॉग को क्रिएट करने के लिए था। और ये सारा काम जो है वो मेटालिक सिलेंडर के अंदर हो रहा था, जो कि एयर टाइट था, और जो एयर रह भी गई थी तो वो पिस्टन को अप एंड डाउन मूव करा के रिमूव कर देते हैं। एयर को ऊपर लेके जाते थे, एयर इसके अंदर टाइट हो जाती थी, अंदर अल्कोहल मौजूद होता था, इसको जैसे ही खींचते थे अल्कोहल जो है वो वेपराइज्ड होता था, तो फॉग क्रिएट करता था, बहुत तेज़ी से नीचे खींचते थे। ठीक है, तो इसकी डायग्राम थी। अच्छा, अब पहले इसकी आप देख लें कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, ये आपने यहाँ से कॉपी करना शुरू कर देना है। विल्सन क्लाउड चैम्बर इज अ डिवाइस फॉर मेकिंग विजिबल द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल। ये पाथ को विजिबल करता है आयोनाइजिंग पार्टिकल्स के, जो भी आयोनाइज करने की सलाहियत रखता है। इट हेल्प्स टू एग्जामाइन द मैकेनिज्म ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द वेरियस आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये आयोनाइजेशन पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटी है उसको डिटेक्ट करने का भी तरीका है और उनको विजिबल करने का भी तरीका है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि दिस डिवाइस वाज डिजाइन इन 1895 बाय ब्रिटिश फिजिस्ट सी टी आर विल्सन। इस साइंटिस्ट ने जो ये बनाई थी उसका नाम विल्सन था, इसीलिए इसका नाम विल्सन क्लाउड, इसलिए क्लाउड आपको फॉग जैसा होता है ना, और चैम्बर में था। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वही कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कोई आयोनाइज्ड पार्टिकल बनाएगा, आयोनाइजेशन क्रिएट करेगा, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा पार्टिकल, उसका ट्रैक डिटेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल चैम्बर विद द ट्रांसपेरेंट ग्लास एट द टॉप। ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है एट द टॉप, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अ मूवेबल पिस्टन एट द बॉटम, ये आपका मूवेबल पिस्टन होता है एट बॉटम। ठीक है, द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद द ग्लास विंडो इनसाइड द सिलेंडर। A liquid of a low boiling point is placed. The piston can be moved up and down. The whole system is airtight. A strong light source issued at the chamber from this end. This one is the light source. यहाँ से हम लाइट को इंटर करवाते हैं और रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ पर रखते हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि वाइल द फोटोग्राफ इज टेकन बाय द कैमरा, ऊपर एक कैमरा लगाया हुआ होता है, यहाँ शो नहीं करा हुआ, आप शो कर देना, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ होता है जहाँ से इसकी फ़ोटोग्राफ लेकर बाद में हम इसको चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन थी, क्या हो रहा था। ठीक है, इस डिवाइस की मैं आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग का आप यहाँ से लिख लें, फिर मैं आपको इसकी रियल पिक्चर जो है वो वीडियो में दिखाता हूँ, ये आप कॉपी कर लें अपने पास। देखिए जी, अब ज़रा इस वीडियो में देखें आप, ये आपका डिवाइस होती है चैम्बर, इसके अंदर जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाता है, अगर वो हाईली आयोनाइज्ड होता है तो कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करता है। फिर एक्सपेरिमेंट में भी जानने की कोशिश करी थी कि हाईली पेनिट्रेटिंग होता है या नहीं, कौन कौन से पार्टिकल हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो वो गोल्ड फॉइल रख के चेक किया, बीच में गोल्ड फॉइल रख दिया और चेक करा कि आयोनाइजेशन हो रही है, किस साइड पे ज़्यादा हो रही है, किस साइड पे कम हो रही है। तो गोल्ड फॉइल से भी जो है वो असर पड़ा, फिर ये गोल्ड फॉइल आ गई, इससे भी असर पड़ा कि इस साइड की आयोनाइजेशन तेज़ होगी, दूसरी साइड की गोल्ड फॉइल की वजह से ब्लॉक होगी। तो ये भी डिफरेंस नज़र आया। बाकी इसके अलावा जो नज़र आया, ये आपके सामने रियल टाइम डायग्राम है, ये हाई लाइट इंटेंस की जा रही है, फॉग क्रिएट हो रही है, वो आपको क्लियर नज़र आ रही है। इस तरह के ट्रैक्स आपको बनते हुए नज़र आते हैं, जैसे एक पार्टिकल अगर निकला है तो इसमें बहुत तेज़ी से ट्रैक्स बनते हुए नज़र आएंगे।
यहाँ पे दिखा रहे ट्रैक्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है और इसकी वजह से ट्रैक्स बन रहे हैं। ये ट्रैक्स बनते क्यों हैं, जरा आप इसके पीछे का फिनोमेना देखें। Here I've got the tracks from the radioactive source, leaving their trails as they streak through the saturated होता ही है vapor. कि ये अल्फा पार्टिकल सपोज करो ये जा रहा है, जब ये जा रहा होता है तो अपने रास्ते में गुजरते हुए जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, जो वेपर्स के एटम्स हैं, जैसे ये एक एटम है, इसको पॉजिटिवली चार्ज बना देता है, इसका इलेक्ट्रॉन टेयर ऑफ कर देता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, देखो निकल के गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये गुजरते हुए जाते हुए एटम्स के इलेक्ट्रॉन को भगा रहा होता है। अब अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरे एटम्स होते हैं वो उसके पास जमा होने लगते हैं, जब वो पास जमा होने लगते हैं, इसके पास करीब आने लगते हैं, तो वो जो जगह होती है वो भर जाती है। उस भरी हुई जगह की वजह से इस तरह आपको ये ट्रैक नज़र आता है। ये इसके पीछे का फिनोमेना है कि किस तरह जो है वो ट्रैक जो है वो विजिबल होता है आपका विल्सन क्लाउड चैम्बर में। ठीक है, अब जो है वो लास्ट आप इसकी वर्किंग देखिए। ये इसकी वर्किंग है, विल्सन क्लाउड चैम्बर की वर्किंग है, इसे भी कॉपी कर लें। ओहो, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करना है, चलिए वर्किंग पे ख़त्म करते हैं, वैसे भी वर्किंग ही करनी है, बाद में देखते हैं। वर्किंग तक आप कंप्लीट कर दीजिए, ये इसकी वर्किंग है, यहाँ ये ख़त्म। ये लॉन्ग के अंदर आता है, वरीशा सवाल लॉन्ग के अंदर आएगा, 7 नंबर का सवाल है, डायग्राम बनाने होगी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखी होगी, और वर्किंग को इतनी मुश्किल नहीं है, जो बातें मैंने बताई है उसी को अपनी ओन वर्डिंग में लिखना चाहो लिख लो। क्या बताया, सम वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, एक वोलेटाइल लिक्विड जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको चैम्बर के अंदर डाला जाता है, पिस्टन को स्लोली अप मूव किया जाता है ताकि एयर निकल जाए, फिर अचानक से डाउन किया जाता है ताकि अंदर फॉग क्रिएट हो जाए, तो फॉग जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो अंदर बन जाता है। इसके बाद एक पार्टिकल को अलाउ किया जाता है अंदर, जो कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है, सही, और इंटेंस बीम जो होती है, हाई बीम जो है वो मारी जाती है एक विंडो से जो आपको बताई गई थी वहाँ से, ताकि ट्रैक जो है वो उसका विजिबल हो और हम उसकी फ़ोटोग्राफ ले सकें एक सेंसिटिव कैमरे से। बस यहाँ तक लिख लो, चलो यहाँ तक इसकी वर्किंग कंप्लीट हो गई। बाकी ये स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोड़ दो, चलो ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिख दो बस, ठीक है। टेस्ट में आई थिंक तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे, यही दो थे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो पहला वाला न्यूमेरिकल है, इसके अंदर प्रॉब्लम हुई होगी। पहले तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर दूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक होती है एल, दूसरी होती है एल नॉट, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 - v² अपॉन c² से। याद है ये चीज़? अच्छा जी, लेंथ के अंदर होती है कॉन्ट्रैक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी लेंथ के अंदर कमी आती है, ये बात आपको याद है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसने हमें दो लेंथ दी हुई है, एक दी हुई है 40 मीटर की लेंथ और एक दी हुई है 50 मीटर की लेंथ, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक है, तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको क्लियरली कि अपेरेंट लेंथ जो होगी ना, जब हमें नज़र आएगी एट द टाइम, वो अचानक से हमें कम नज़र आएगी, यानी कि एल जो होगा वो किसी भी सूरत में क्या होगा, हमेशा कम होगा, और एल नॉट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक चीज़ ये यहाँ क्लियर है, और यहाँ पर बोल भी ये रहा है, एक ट्रेलर जो है वो मूव कर रहा होता है स्पीड से, ब्रिज के ऊपर से गुजरता है, ऑब्जर्वर जो रेस्ट में उससे देख रहा है उसको ऐसा लगता है, वो इतनी तेज़ी से गुजरता है तो एट अ टाइम उसको ऐसा लगता है कि ये पूरे के पूरे ब्रिज पे आ गया, मतलब ब्रिज के अंदर समा गया, लेकिन वो ब्रिज के अंदर समाया नहीं होता, वो तो 50 मीटर का ट्रेलर है और 40 मीटर ब्रिज की लेंथ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें समा जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए एट एन इंस्टेंस आपको ऐसा नज़र आता है। तो किस स्पीड से वो मूव करेगा तो ऐसा उसको नज़र आया होगा, ये आपसे पूछा गया था। जी हाँ बिल्कुल, एल हमेशा कम होगा क्योंकि लेंथ कंट्रैक्शन है ना, मूविंग लेंथ हमेशा कम होगी, याद रखो, ठीक है। तो अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें एल इज इक्वल टू एल नॉट √1 - v² अपॉन c²। एल की जगह हमने रख दिया 40 इज इक्वल टू 50
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. 40 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. 40 डिवाइड बाई 50 कितना हो जाएगा? चलो अभी लिख देता हूँ 4/9, 4/5. और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ क्योंकि अंडर रूट ख़त्म करना है. 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका. ठीक है, अरे कहाँ चले गए? शेयर हो रहा है. स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, अब आप इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25. एलसीएम ले लो, 25 आपका एलसीएम आएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 16. 25 माइनस 16 कितना होता है? 9. तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25. 9 अपॉन 25 के बाद आपने रूट स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों तरफ. तो ये क्या हो जाएगा? वी बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा. तो वी आपका बराबर आ जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ सी के. ठीक है, हाँ इसीलिए माइनस में आंसर आ रहा था ना, और माइनस की पॉसिबिलिटी थी नहीं, लेंथ नेगेटिव होती नहीं. वही गलती पकड़ी गई थी आपको. सही है, इसे कॉपी कर लेना, आंसर आ जाएगा. समझ में आ गया होगा. दूसरा जो सवाल था जिसके अंदर कह रहा था कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक स्पीड एट विच द मास ऑफ अ पार्टिकल बिकम डबल इट्स रेस्ट मास. ठीक है, ये मिटा दो, समझ में तो आ गया ना, खुद ही कर लेंगे. देखिए, इसके अंदर कह रहा था जो m है वो डबल इस रेस्ट मास. तो फार्मूला लगा दो. m का फार्मूला क्या है? m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, m की जगह क्या रख दूंगा? 2m नॉट, क्योंकि उसने कहा है डबल है. बाकी m नॉट को एज इट इज रहने दूंगा, और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का भी एज इट इज रहने दूंगा. m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा. 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट लेके जैसे निकाल सकते हो. सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये आसान से दो सवाल थे. हाँ, सेकंड वाला तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी था.